चलिए अब आते हैं फॉर्म फिलअप पे। ठीक, अब यहां से समझिएगा कि फॉर्म को कैसे भर पाएंगे। सब कुछ जानकारी समझ में आ रही है? किसी को कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी? सारी चीजें समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा और भी समझिएगा कि रेलवे ने इस बार 2-3 चीजें और भी बिल्कुल अलग कर दिया है, जो सोचा नहीं था किसी ने, वो यहां पर समस्या कर दिया। जैसे जनरल वाले कैटेगरी को तो कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाना अपनी कैटेगरी को लेकर, लेकिन ओबीसी वाले कैटेगरी वाले बच्चों को सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो रेलवे ने इस बार सबसे अलग एक चीज कर दिया ना कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट बना होना चाहिए। और वो लेटेस्ट कब का होना चाहिए, अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, तो आप उस चीज को भी क्लियर समझ पाओगे। और ये रेलवे को करना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी रेलवे ने इस चीज को करा हुआ है। मैं आपको यहां पर कैटेगरी में दिखा दूंगा। ये आपकी फीस उसका लेके हो गया, सारी चीजें। फिर पेमेंट कैसे कर पाएंगे आपके पास, वो सब कुछ हो गया। ठीक, चलो यहां आपके पास इन्होंने लिख रखा है कैटेगरी का भी मैं देख लेता हूं यहां पर कि लेटेस्ट रेलवे ने कहा था कि आपको कैटेगरी, देखो यहां फीस रिफंड वाला भी उन्होंने बात कह रखी है। ठीक है सर, कैटेगरी वाला देखिएगा एक बार, अगर कहीं दिख जाएगा। देखो यहां पर आ गया, ये कैटेगरी समझिएगा। अब इसमें ओबीसी वाला कितना बच्चा जरा बताओ। अच्छा, ओबीसी में समझना कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो रेलवे ने कहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। जबकि ओबीसी में ज्यादा बच्चा हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। 1 अप्रैल का मतलब अभी आपका जून चल रहा है, अप्रैल से आपका बना होना चाहिए। यानी अब आपको, जिस ज्यादातर बच्चा तो नहीं बनवाता, क्योंकि यही सोचता ओबीसी में है तो 3 साल का काम चल जाएगा हमारा, और यही होता भी है। लेकिन रेलवे ने कहा है कि ओबीसी कैंडिडेट जिसको रिजर्वेशन क्लेम करना है कि मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं, यानी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा हूं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये ओबीसी में रेलवे ने इस बार की हिदायत दी है। यानी ये रेलवे को वैसे करना तो नहीं चाहिए, 3 साल है तो 3 साल मान के लेकर चलना चाहिए, लेकिन इस बार भी रेलवे ने यह कहा कि लेटेस्ट बना होना चाहिए। अब बच्चा दौड़ के जाएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, इसमें भी आपको 10-15 दिन तो लग ही जाना है। अब आओ फॉर्म को कैसे भरते हैं जरा समझते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहां पे जरा सर्च करिए आरआरबी अप्लाई। हम लोग लिखेंगे गूगल पे जाके आरआरबी अप्लाई। जैसे आरआरबी अप्लाई लिखेंगे उसके बाद हमारी ये वेबसाइट खुल जाएगी, पहली वाली जो आरआरबी की है, रेलवे की वेबसाइट है। अगर आपने अभी तक रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तब आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा रेलवे का, पहली बार कोई फॉर्म भरने जाना है, और इससे पहले अगर आपने कोई फॉर्म भरा होगा, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, कोई भी फॉर्म हो, तब आपको लॉगिन क्लियर करना पड़ेगा। और लॉगिन में आप अपना वही आधार वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपना अकाउंट का सब कुछ याद है, आईडी पासवर्ड, तो वो भी डाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं अभी तक कोई फॉर्म भरा है तो क्रिएट एन अकाउंट कर लीजिएगा, और भरा है तो वो कर लीजिएगा। देखो यहां फॉर्म खुल गए हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, दोनों अलग अलग फॉर्म अप्लाई होंगे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप भर दोनों सकते हैं। अगर आपके पास दोनों डिग्रियां हैं तो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अप्लाई होंगे। यानी 500 रुपए इसका भी देंगे, 500 रुपए उसका भी आपका देंगे। ठीक है, समझ पाए हैं? चलो, ईडब्ल्यूएस का नहीं बता। ईडब्ल्यूएस में तो आपको कुछ भी नहीं करना होता ना, ये तो हर साल बनता ही बनता है, ये तो फाइनेंशियल वाला मामला है। यानी ईडब्ल्यूएस, जब ओबीसी 1 अप्रैल 2025 वाला कहा, ईडब्ल्यूएस भी वही है, वो भी 1 अप्रैल 2025 से ही होना चाहिए, यानी वो इस साल का होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस तो हर फाइनेंशियल ईयर में बनता ही बनता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को जानकारी इसकी है। चलो, अब आपने क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करेंगे तो आपको वो इस तरीके से ओपन होगा। क्या क्या भरना है, क्या क्या होना चाहिए समझिएगा। आपको अपना नाम भरेंगे, वही फिर से टाइप करेंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, वही फिर से टाइप करेंगे। और देखो एक चीज ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग पिछले बार बच्चों का डीबी करा रहे थे तो एक बड़ी समस्या आ रही थी कि कहीं कहीं वो मिस्टेक कर दे रहे थे, और फिर उसके लिए अलग से एफिडेविट बनवाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, और जाके वहां पर भी डर रहता है अंतिम समय तक का कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा खतरनाक आदमी मिल जाए और वो बाहर कर दे। और अगर वो कर भी देंगे आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए जो भी भरिए सब कुछ बहुत सोच समझ के भरिए, और चाहे अपना नाम हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, सब कुछ 10th वाले मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा।
तो अगर आपके 10th के मार्कशीट में और आधार कार्ड में कुछ आगे पीछे होगा तो उसको 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपडेट करा लीजिएगा, क्योंकि 10th की मार्कशीट को अपडेट कराना ज्यादा मुश्किल है और आधार कार्ड को 10th के हिसाब से अपडेट कराना आसान है। तो आप आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिएगा अगर वो 10th के हिसाब से नहीं होगा तो। ठीक है, चलो फिर आपको जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया, ये सब कुछ आप भरेंगे उसमें। और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो ईमेल और मोबाइल डालेंगे वो ऐसा डालिएगा जो ऑन रहता हो। उसी पर आपके ओटीपी भी जाएगा और वो ओटीपी यहां डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर एक पासवर्ड बनाना रहेगा आपको। अब पासवर्ड आपको जिसका नाम अच्छा लगता होगा उसके नाम से बना लीजिएगा, लेकिन उसमें कैपिटल, स्मॉल और सब कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा नाम सत्यम है तो मैंने ये पासवर्ड बना लिया, सत्यम, और @ मैं 1 2 3 लिख सकता हूं, या मुझे जो नंबर अच्छा लगता हो मैं वो बना सकता हूं। ठीक है, तो आप पासवर्ड ऐसे बना लीजिएगा, उसको कैपिटल भी चाहिए, स्मॉल भी चाहिए और कोई ना कोई उसको स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए होंगे। ठीक, चलो अब आपने अकाउंट बना लिया तो वही अकाउंट आपका अब यहां पर लॉगिन होगा। अब आपको यहां लॉगिन कर लेना आईडी पासवर्ड डाल के। फिर उसके बाद वो दिखेगा कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का फॉर्म खुल गया है, जो भरना होगा उस पर नेक्स्ट कर लेना फॉर्म को भरने में, और फिर वही सब डिटेल्स आपको दिखा देगा जो आपने पहले भरा था कि भाई क्या क्या चीजें डिटेल्स है। और वहीं पर आपसे देखो, यहां पर आपसे जोन भी पूछेगा, जैसे आपने यहां पे करंटली कर दिया, फिर आपको वो जोन पूछेगा कि कौन से जोन से अप्लाई करना चाहते हो। तो अब जोन को चूज करने में क्या क्या सावधानियां रखनी है, वही कि मेरे पास नियरेस्ट कौन सा है और उस नियरेस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस में है, वो आप अप्लाई कर देना जोन को उस हिसाब से चूज करके। ठीक, फिर ये सब आपको डिटेल देना, अपना सारा एज वगैरह सब कुछ, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह देंगे, वो सब कुछ आपको बता देगा वहीं पर कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। और यहां पर देखो आपसे अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, जैसे यहां लिखा हुआ ITI है या 3 साल का डिप्लोमा है या डिग्री इन इंजीनियरिंग है, तो आपसे वो यहां एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा। अब एक बड़ा डर ये रहता है कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये भी समस्या आती है। तो कोई समस्या इसमें आपको नहीं लेने का, कोई हेडक नहीं है। अगर आप यहां जैसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल के इसको ऐड करोगे और नेक्स्ट करोगे तो आखिरी में जाके आपको खुद ही बता देगा पेमेंट करने से पहले कि आपके पास जो डिग्री है ITI की उससे कोई पोस्ट है कि नहीं है। तो अब आपको किसी से पूछना नहीं है या किसी की वीडियो के नीचे जाके कमेंट नहीं करना कि मेरी इस ITI डिग्री की कोई नौकरी इसमें है कि नहीं है। आप फॉर्म भरना, पैसा वगैरह आपको अभी नहीं देना रहेगा। आप जैसे अपनी ITI की डिग्री और उसका नाम वगैरह अपना सब कुछ डालोगे और नेक्स्ट करोगे तो पेमेंट होने से पहले वो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाते हैं, उसमें खुद ही दिखा देगा कि अगर आपकी डिग्री से कोई पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो दिखा देगा, नहीं होगा तो नहीं दिखा देगा। एक बच्चा कह रहा कितने जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक ही कर सकते हो, एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो सब कुछ कर लिया। अब आपका फोटो होगा, यहां बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल नया रेलवे लेकर आया हुआ है और आपको यहां पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। मैं इसकी अलग से भी शॉर्ट्स बनवा के अपलोड करवाऊंगा कि फोटो कैसे वो ले रहा है। ठीक, तो इस बार रेलवे ने क्या कहा कि कैंडिडेट को उनका पिछला या प्री एग्जिट या कोई ऐसा फोटो जो रखा पड़ा है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अब आपको कोई फोटो अपलोड नहीं करना यहां पर। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ऐसे डिजाइन करा गया है जो लाइव फोटो खींचेगा कैंडिडेट का जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। यानी अब आपका लाइव फोटो खींचा जाएगा और उस लाइव फोटो में आपका आ जाएगा फोटो वहां पर। अब लाइव फोटो में किस कलर का कपड़ा पहनना समझिएगा। फोटो जो होगा वो वेबकैम से होना चाहिए या आपके मोबाइल के फ्रंट कैमरे से होना चाहिए, या अगर आपके पीछे वाले कैमरे से खींचना चाहते हो तो भी खींच लेना। मतलब मैं मोबाइल से फॉर्म को भर सकता हूं, या अगर मेरे पास लैपटॉप है जिसमें कैमरा ठीक है तो मैं उससे फॉर्म को भर सकता हूं। इसका यह भी मतलब समझिएगा, अगर आप साइबर कैफे पे जा रहे हैं तो ज्यादातर साइबर कैफे पे ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जिसमें कैमरा नहीं होता है, क्योंकि जो डेस्कटॉप आता है उसमें तो कैमरा लगता नहीं है, वो तो अलग से वेबकैम लगाना पड़ता है। तो वहां पे उनको बता दीजिएगा भैया लाइव फोटो खींचना है इसलिए कैमरा लगा लो, और ठीक कैमरा लगाइएगा, ऐसा ना हो कि धुंधला हो। घर पे भर सकते हो तो मोबाइल से तो भर सकते हो, मोबाइल के लगभग सभी कैमरे ठीक होते हैं। आप जो है जो भी कपड़ा, ये ध्यान से समझिएगा कि मैं जो भी कपड़ा पहनूंगा वो नॉन वाइट होना चाहिए, यानी सफेद कपड़ा नहीं होना चाहिए कि सफेद कलर का टी शर्ट पहन लिया मस्त, वो नहीं होना चाहिए। नॉन वाइट कपड़ा होना चाहिए, सफेद नहीं होना चाहिए। कुछ भी और कलर पहन लो, बहुत रंग बिरंगा भी मत पहन लेना कि गोवा पहुंच जाए, तो ऐसा पहनना, नॉर्मल ब्लू कलर पहन लिया या कुछ भी पहन लिया ताकि फोटो आ जाए पीछे। और
ये कह रहा प्रिफर करो कि डार्क कलर टू मेंटेन कॉन्ट्रास्ट जो है मेंटेन रहेगा बैकग्राउंड का, और बैकग्राउंड कोशिश करो कि व्हाइट रहे, तो कभी फोटो रिजेक्ट नहीं होता है। अगर आप किसी व्हाइट बैकग्राउंड पे हल्का डार्क कलर का कोई टी शर्ट पहन लिए, कोई शर्ट पहन लिए, तो फोटो जल्दी रिजेक्ट नहीं होता क्योंकि क्लियर आ जाता है फोटो, तो वो ज्यादा रखना कोशिश। पर्पज क्या है, मतलब ये जो है फॉर दिस पर, इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो खड़े होके कैमरे के सामने, या तो कैमरे के सामने बैठ के, दोनों ही तरीके से फोटो खिंचा सकता है। अगर कैमरा बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते तो बैठ के खिंचा लेना, या अगर ऊपर जा सकता है तो खड़े होके खिंचा लेना। तो लाइव फोटो में बड़ा ध्यान से एक बार समझ लीजिए क्या होना है। एक तो व्हाइट कपड़ा नहीं पहनना है, दूसरा ये हो गया कि बैकग्राउंड व्हाइट रहे, इस चीज पे ज्यादा फोकस करिएगा। आप व्हाइट मत पहनिएगा, आप कोई डार्क कलर पहन लीजिएगा, शर्ट टी शर्ट कुछ भी चल जाएगा। कोई चश्मा वश्मा मत लगाइएगा, कोई टोपी आपको नहीं लगाना है, किसी भी तरीके का कुछ भी चीजें आपको नहीं पहनना है चेहरे पर। इसके अलावा फोटो जो है वो बैठकर या खड़े होकर, दोनों ही तरीकों से जो है फोटो हम वहां पर खिंचा सकते हैं, लगा सकते हैं लाइव फोटो। वो अपने आप कैमरा कैप्चर आपका कर लेगा, ठीक है। जब कैप्चर कर रहा हो तो आप कैमरे को देख रहे हो, ये बात उसने लिखा है। आपको कैमरे के सामने रहना चाहिए, पूरा फेस क्लियर होना चाहिए, कुछ भी चीज मत ऐसा पहनिएगा जिससे फेस क्लियर ना हो, बहुत दूर ना हो, बहुत पास ना हो आपके पास। कोई भी कैप नहीं पहनना है, कोई भी मास्क नहीं पहनना है, कोई भी ग्लासेस नहीं पहनना है आपको फोटो खिंचाते समय, ठीक है। यानी अगर आपको चश्मा लगता भी होगा तो फोटो खिंचाने जाइएगा तो चश्मा उतार दीजिएगा। चश्मे के साथ, टोपी के साथ, मास्क के साथ फोटो नहीं खिंचाना है लाइव वाली, ठीक है। आप अपना फोटो देख सकते हैं एक बार खिंचाने के बाद, और अगर लगा कि भाई साहब ठीक नहीं आया है तो रीटेक कर सकते हैं। वहां पर रेलवे ने यह भी सुविधा दे सकती है कि आपको वहां रीटेक करने का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आप सेटिस्फाई नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफ कितने भी बार कर सकते हैं, इन्होंने ये भी लिखा हुआ, अगर ऐसा काम नहीं करते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी भाई साहब कैंडिडेट के ऊपर ही होगी, और पूरा देख लीजिएगा तभी फॉर्म को अपने हिसाब से अप्लाई करिएगा। तो फोटो वाली बात एक बार यस या नो में हर बच्चा बता दीजिए, क्या पूरी तरीके से समझ में आ गई कि क्या करना है फोटो में, किस तरीके से करना है। और यही वीडियो ले जाके अपने जो साइबर कैफे वाले उनको दिखा देना कि भाई साहब देखो फोटो अपलोड करना, तो इस चीजों का ध्यान रखना, ठीक। चलो अब सिग्नेचर में भी रेलवे ने थोड़ा आपको दिया है कि क्या करना है। सिग्नेचर जो होगा वो रिटन बाय द कैंडिडेट वाल नहीं, यानी सिर्फ कैंडिडेट ही भाई अप्लाई को उसको लिखना। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पे, और सिग्नेचर जो आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, यानी कि कर्सिव या फिर ज्वाइन लेटर। जैसे आप साइन ऑन करते हो ना, मान लो कि मैं साइन कर रहा हूं तो मैं ऐसे साइन करूंगा, ठीक। तो थोड़ा जब आदमी साइन करता है तो थोड़ा कर्सिव मॉडल हो जाता है, या जब साइन करता है तो थोड़ा सा सब चीजें ज्वाइन करते हुए चलता है, तो आपका ऐसा होना चाहिए। ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, यानी आप ऐसे मत लिख देना सबको कि भाई सीधे नाम लिख दिया बात खत्म, तो ये गलत हो जाएगा। या कैपिटल नहीं होना चाहिए, या डिसज्वाइन नहीं होना चाहिए, यानी आपस में जैसे साइन करते हो ये ऐसे होना चाहिए, ना ही कि अलग 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 कर दिया, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। सिग्नेचर शुड बी क्लियर होना चाहिए, और भाई सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो व्हाइट पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके लेकर जाना। साइबर कैफे के पास जा रहे हो, अगर नहीं जा रहे हो खुद भर रहे हो तो इसी तरीके से भरना, इस तरीके से आपको करना रहेगा। हिंदी में मुश्किल है कि हिंदी में ना ही करो, अंग्रेजी में करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चा अंग्रेजी कर लेता है, तो अंग्रेजी में ही करो, वो ज्यादा सही है। अब देखो पोस्ट प्रेफरेंस इसके बाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो डिग्री डाली थी, अब मैं वो डिग्री के हिसाब से, जैसे वो दिखा रहे, मानो मैंने फॉर्म भरते समय आरआरबी पटना अप्लाई किया था। अब मैंने अगर ट्रैक मशीन उस समय डाला था तो देखो दिखा रहा है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। मैं प्लस पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर प्रेफरेंस आ जाएगा, इस पे प्लस क्लिक करूंगा तो यहां प्रेफरेंस आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो यहां आ जाएगा। एक चीज बड़ी समस्या आती है कि कभी कभी यहां दिखाता ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि मैंने डिग्री वहां पर भरी तो थी, डिग्री के बाद ऐड वाला एक बटन था वो मैंने नहीं क्लिक किया था, तो वो डिग्री ऐड नहीं हुई थी। तो जब डिग्री ऐड ही नहीं होगी तो मुझे यहां पर वो प्रेफरेंस दिखेगा ही नहीं। तो मैं जब डिग्री वहां फॉर्म भरूंगा
तो भाई साहब वहां पर वो सीधी सी बात है, वो पोस्ट के लिए डिग्री वहां मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तभी मैं चीजें यहां पर आ पाऊंगा। तो आपको यहां पर खुद ही दिखा देगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद सब कुछ करके आपको साइन और सारी चीजें यहां पर भर के मामला क्लियर हो जाएगा, और ये आपको पूरा फिर से दिखा देगा कि आपने क्या क्या भरा था। पेमेंट आपका हो गया और यहां से पेमेंट होके पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको यहां पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए या ग्रेड 1 के लिए आपको फॉर्म भरना था। ठीक, अब आपका जो है क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा सीबीटी। सबसे खास बात यही है टेक्नीशियन की, पिछली भर्ती सोचो 1 साल में रेलवे ने कंप्लीट कर दिया। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे 1 साल में भर्ती कंप्लीट करा। 2018 में भी जब आपका एएलपी आया था, जब आपका ग्रुप डी आया था, तो रेलवे ने 1 साल में उस भर्तियों को कंप्लीट कर लिया था। तभी फिर से 19 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी दे दिया था। इस बार भी रेलवे ने ऐसा किया कि टेक्नीशियन वाले बच्चों के फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जुलाई के बीच में आने वाली है। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक पेपर देना है, बहुत मन से पढ़ना पड़ेगा, तभी पेपर क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है। फिर आपका सीधे डीवी और मेडिकल होगा। इसकी जिम्मेदारी भी एमडी क्लासेस पर ही छोड़ देना, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने करा रखा था डीवी मेडिकल, तो इस बार भी करा देंगे, आपकी वो भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इसकी तैयारी करनी है, और ये एमडी क्लासेस पे बहुत बेहतर तरीके से आपको दोनों बैचेज में कराया जाएगा, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ग्रेड 1 का पैटर्न क्या है? 10 क्वेश्चन जीएस आएगा, 15 रीजनिंग, 20 कंप्यूटर, 20 मैथ और 35 बेसिक साइंस। टीचर सारे अवेलेबल हैं। आपको कंप्यूटर की बात करेंगे तो वहां पर भी रिया अवेलेबल है, आपने देखा ही होगा पिछली बार सब कुछ क्लियर हुआ था। मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस सारी चीजें अवेलेबिलिटी है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं अभी 2-3 दिन बाद आपको सारे टीचर से भी मिलवा दूंगा कि जो जो आपको इस बैच में ग्रेड 1 वाले में भी पढ़ाएंगे, और ग्रेड 3 में भी आपके पास सारे लोगों से मैं मिलवा दूंगा जो जो आपको पढ़ाएंगे। जो सबसे बेस्ट टीम होगी मैं वो आपको दे दूंगा कि आप उनके साथ पढ़ लो और उनके साथ सारी चीजें क्लियर कर लो। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगी। सिर्फ ये कोशिश करना है कि जितना जब पढ़ाया जाए उतना आप डेली पढ़ो। कोई बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। पिछले बार रिजल्ट आपने देखे होंगे कि लगातार शेयर कर रहे थे हम लोग, लगातार बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। कैसे हो पाया? कट ऑफ जबकि हाई भी गई थी। तो आपको बस एक ही काम करना है कि हम जब 7 जुलाई से बैचेज में क्लासेस शुरुआत करेंगे ना, तो आप जितना दिन भर पढ़ोगे उसका रिवीजन कर लो। शाम को जितना पढ़ा दिन भर उसका रिवीजन करा, और फिर उसके बाद हम उसमें क्या भी करते हैं और कि आपको वर्कशीट भी दे देते हैं, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लिए वो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, और कोई भी एक जगह लेकर वहां पे प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर लो। ठीक है, तो ये ग्रेड 3 का बैच है, वो ग्रेड 1 का बैच है। आज ही से रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुके हैं। 6 जुलाई तक ही ऑफर रहेगा, क्योंकि हम 7 तारीख से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, और 6 जुलाई तक दोनों पर ही MD20 कूपन कोड लग रहा है, और दोनों पर ही आप कोड लगाकर ग्रेड 3 में है तो सिर्फ आपको 480 में जुड़ जाएंगे, और ग्रेड 1 में है तो सिर्फ आपको 560 रुपए लगेगा, जुड़ जाएंगे। यहां थोड़ा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां आपके पास सब्जेक्ट ज्यादा है, तो टीचर्स बच्चों यहां ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे इसमें कंप्यूटर के भी अलग टीचर लगाना पड़ेंगे। इसके अलावा बेसिक साइंस हो तो आपको वहां पर भी बड़ा पोर्शन होता है बेसिक साइंस का। पिछले बार जब शेख सर ने पढ़ाया था तो 12th की भी यहां पर बेसिक साइंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ज्यादा पोर्शन है, ज्यादा समय लगेगा, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा फीस यहां पर रखी गई है ताकि खर्चा सबका निकल जाए। और यहां पर आपके पास कम फीस इसलिए है क्योंकि यहां सब्जेक्ट वही है जो बाकी सभी सब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे जुड़ पाएंगे बैचेस से? अभी एमडी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करिएगा तो एमडी क्लासेस कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, वहीं पर पेड कोर्स में जाएगा, आपको दोनों बैचेस दिख जाएंगे, एंड आपको MD20 कूपन कोड लगाना और आप बैचेस से जुड़ जाएंगे। अभी 10 बजे से सपोर्ट टीम भी एक्टिव हो जाएगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में। तो आप इस नंबर को माई एमडी क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए, और कहीं कोई समस्या परेशानी आती है तो आप इनको कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर आपके साथ हूं। एक तो सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक आप नहीं करते हैं, और आपके साथ हूं। आप मुझे अब जो भी दिक्कत या परेशानी हो बताइए, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में, कहीं कुछ बचा नहीं रह गया। ठीक है, एएलपी के बैच से क्या टेक्नीशियन का कंप्लीट हो जाएगा? हाँ देखो, हो जाएगा आराम से, आपको साइंस भी वही मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा। तो एएलपी से टेक्नीशियन हो जाएगा मैक्सिमम बच्चों का, बशर्ते टेक्नीशियन में आपको थोड़ा टेक्नीशियन वाली चीजें पढ़ाई जाती, लेकिन अगर आप वहां से चाहोगे तो कर दोगे। ठीक है, मार्च का नहीं चलेगा ओबीसी, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओल्ड वाला बैच लिया है तो न्यू वाला लेना पड़ेगा? नहीं,
अभी अगर आपने, मैंने पिछले 5 दिनों के लिए जो पुराना वाला बैच था वो ओपन किया था, अगर आपने उस समय उसको लिया होगा तो ये वाला आपको फ्री मिल जाएगा, जैसा हमेशा मैं करता हूं, ठीक है। क्योंकि एक ही एग्जाम के लिए बहुत बार बार बैचेस नहीं लाए जा सकते। तो अब मैं टेक्नीशियन हूं, क्योंकि भर्ती आ गई है, तो अब इसका ये पहला बैच है, इसके बाद ही दोबारा कोई बैच नहीं आएगा टेक्नीशियन का। तो मैंने पुराना वाला ओपन किया था ताकि अगर किसी को लेना हो, पढ़ना हो तो वो पढ़ ले, उसी को मैं ये भी फ्री दे दूंगा, आपसे दोबारा पैसा नहीं ले सकता। एक परीक्षा के लिए या तो थ्योरी और उसके बाद टेस्ट, बस इतना ही आपके पास चलेगा, ठीक है। हाँ, बाकी आपकी डिग्री के हिसाब से आप खुद फॉर्म भरोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए फिर, धन्यवाद। लगभग सारी चीजें आपके पास क्लियर हो चुकी हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। किन पैसे फ्री मिल पाएगा पुराने बच्चों को, आपने लिया होगा वो तो आपको इस क्लासेस स्टार्ट होने से पहले पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ग्रुप डी एग्जाम को लेकर अभी जानकारी आई है, वो मैं आपके साथ 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना के शेयर करूंगा। 12th प्लस पीसीएम की वैकेंसीज है, हाँ वो आपके पास 12th पीसीएम की वैकेंसीज है, कुल मिला के लगभग 400 समथिंग वैकेंसी है। एससी के सर्टिफिकेट को लेकर आपके पास ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहां पर इन्होंने लिखा है कि ओबीसी वाले बच्चों के पास ये होना चाहिए, ईबीसी वाला होना चाहिए, और एससी यानी जो आपके पास अदर जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है तो वो आपके पास रहता। बस आपके पास जितने सर्टिफिकेट होने चाहिए वो सब सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, यानी स्टेट का नहीं चलेगा। स्टेट का इसलिए भी नहीं चलता क्योंकि कई सारी ओबीसी की ऐसी कैटेगरी हैं जो स्टेट में तो आपके पास ओबीसी में आ रही, लेकिन वो सेंट्रल में जनरल में हो जाती हैं, इसलिए वहां समस्या होता है। चलो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया। इस वीडियो में लगभग सारी डिटेल बनाने की कोशिश करी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 मिनट का कोई इवेंट गया है आपके साथ, लेकिन अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई होगी तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए उसकी रिव्यू वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।